लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव और इस चैप्टर्स को आज फिनिश करते हैं फटाफट। देखिए ऑब्जेक्टिव 1 क्या है का क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन बुक से देखो। इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो ये हमारा कुछ ऐसे डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्स है। तो जो है ये क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन दिस फोर्स, मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल है एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड, ये वर्टिकली डिक्रीज है। मान ली ये एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ये कौन सा फ्रिक्शन, तो यहाँ से अगर कंपोनेंट देखें तो एफ इसके पैरेलल, तो यहाँ से अगर हम एंगल निकालें तो क्या आएगा, अननोन। अननोन क्या है, ये फ्रिक्शन कितना है, एफ बाई नोन, सी कॉन्टैक्ट, तो सी परपेंडिकुलर ऊपर है साइन थीटा। अब देखो अगर थीटा ये डिक्रीज हो रहा है, अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एफ डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। तो क्या कह रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल डिक्रीज होगा, तो बी होगा। हम नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं जो थीटा हमारा, अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं फोर्स भी क्या होगा, एफ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, तो आंसर हो गया हमारा बी। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास क्या क्या गिवन है, वाइल वॉकिंग ऑन आइस, जब हम बर्फ़ पे चलते हैं, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप। तो जो चलता है बंदा उसको स्मॉल स्टेप क्यों लेने चाहिए, देखो मान लीजिए ये नॉर्मल फोर्स होता है, यहाँ बंदा चल रहा है, अगर उसने ग्रेटर, ये बंदा है, ये स्टेप है उसका, ठीक है, ऐसा कुछ स्टेप ले लिया, तो ये देखो इसके साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है ये, और ये फ्रिक्शनल फोर्स था एफ, ये कॉन्टैक्ट हो गया इसके साथ और ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर एंगल कम लेगा, अगर स्मॉल स्टेप लेगा तो क्या होगा, स्मॉल स्टेप लेगा तो थीटा चेंज होगा, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो स्मॉलर फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन स्मॉल होगा, फ्रिक्शन स्मॉल होगा बिकॉज आइस हैव स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू हो गया। अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूव, पुल द बॉडी, तो देखो एक बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एक पर्सन क्या कह रहा है, इस पर अ पर्सन ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए इधर फोर्स लगा दिया उसने, बट द बॉडी इज नॉट मूव नहीं कर रही, बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इज एफ, वेयर एफ क्या होगा, एफ बताना है कितना होगा। तो देखो अगर ये फोर्स है फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मल है, तो रिजल्टेंट ये होगा, ये एन और ये एफ, फ्रिक्शन फोर्स, मान लीजिए फोर्स पुल कर रहा है तो इस तरफ फ्रिक्शन होगा, ये कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मल, तो क्या होगा रिजल्टेंट, क्या होगा इसका रिजल्टेंट देखिए तो एफ का स्केयर प्लस एन स्केयर, एन स्केयर किसके इक्वल होता है, एम जी के, एम जी, तो एम जी कॉमन आ गया, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है, तो रूट वन प्लस म्यू स्केयर अंदर रह गया। ठीक है, इतना। तो वे पर्सन इज ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल बट द बॉडी इज नॉट मूव, इसको मूव ना करे तो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो एफ इससे कम होना चाहिए, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो एफ जो है वो लेस या इक्वल एम जी बाय रूट वन प्लस म्यू स्केयर, और एफ ग्रेटर या इक्वल हो सकता है एम जी के, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या क्या गिवन है। अ स्कूटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी वन दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डेल्टा टी टू दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और डेल्टा टी थ्री दे रखा है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। अब 500 न्यूटन मैन सीटिंग ऑन द स्कूटर, स्कूटर के ऊपर एक 500 न्यूटन का मैन बैठा है। ये मान लीजिए ये स्कूटर है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, ये बैठ गया आदमी, इस पर नॉर्मल फोर्स, इस पर नॉर्मल लग रहा है कितना, 500 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऑन द स्कूटर बिहाइंड द ड्राइवर मैनेज टू स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्कूटर विदाउट टचिंग एनी अदर पार्ट। ना तो आदमी को टच हो, न वो पीछे कहीं टच हो, वो उसी सिचुएशन में रहे। द फोर्स एक्सर्ट बाय द सीट ऑन द मैन इज कितना होगा। तो देखो यहाँ देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी डेल्टा टी टू में। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। नो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, कहीं भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा 500 न्यूटन। तो डेल्टा टी टू के लिए तो 500 न्यूटन हो गया। ठीक है, टाइम दे रखा है, इस टाइम में अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो आदमी के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो बॉडी को टच करेगा। ठीक है, वो बॉडी को टच ना करे, मान लीजिए एक्सेलरेट हो गया इधर, तो एकदम आदमी के ऊपर फोर्स फील होगा, और डीएसलेट होगा तो भी फोर्स फील होगा, तो उसकी सिचुएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। उस चीज़ को अवॉइड करने का क्या तरीका है, वेट बढ़ा दो ताकि उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो 4 डेल्टा टी टू ग्रेटर होगा 500 न्यूटन से। अगर लेस हो गया तो दिक्कत है, मोर हो गया तो भी सारी सिचुएशन किस में फिट बैठ रही है, क्योंकि हमें ये पता चल गया इसका ये है, तो ऑप्शन और किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। तो टी कांस्टेंट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, इसके लिए एफ जो फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन में सीटिंग, तो वो ग्रेटर होना चाहिए 500 से। तो ये ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखो, ये कह रहा है एक ब्लॉक दे दिया और ये सरफेस है, वाल दे रही, इसके ऊपर एक वेट है A1, इसके ऊपर वेट है B, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, देखो इनके बीच में फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में बोली है ये सारी चीज़ें, इसके बीच फ्रिक्शन है, लेकिन ये स्मूथ सरफेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, कहीं भी फोर्स लगाएं, स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये वॉल है, ऐसे खड़ी है, और इसके ऊपर ये है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये तो खड़ी वॉल है तो ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, कोई फोर्स फील नहीं होगा। तो मान लीजिए ये वॉल खड़ी है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, यहाँ फोर्स लग रहा है, लेकिन स्मूथ है तो ये नीचे की तरफ होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में कभी नहीं होगा। तो द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, इसमें अगर इसको स्मूथ की बजाय रफ सरफेस हो ये, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ होगी, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो अगला क्वेश्चन है, सपोज ऑल द सरफेस इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का तो हो गया था, क्वेश्चन 6 है, इसी का पार्ट बना रखा है क्वेश्चन 6 भी। क्या कह रहा है, सपोज ऑल द सरफेस इन द प्रीवियस प्रॉब्लम जो ये थी आर रफ, ये भी रफ है, ये भी रफ है, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ये पहले केस में क्या हो रहा था, इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा था, तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवार्ड होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, अपवार्ड। अपवार्ड हो जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन में तो सिंपल ही था, क्योंकि जो सरफेस था वॉल और ब्लॉक ए के बीच में वो स्मूथ था, तो वहाँ फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा था,
तो ब्लॉक विल डाउन, नीचे आ जाएगा बस, और कुछ नहीं था। और सिक्स्थ आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था, फिफ्थ और सिक्स्थ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू कार ऑफ अनइक्वल मास यूज सिमिलर टायर, इफ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इज सेम फॉर बोथ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया कॉन्टैक्ट, एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया कॉन्टैक्ट, मतलब मास पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि द टू कार्स ऑफ एन इक्वल मास दे रखा है और तो कुछ चेंज नहीं है ना, सेम इनिशियल स्पीड है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस हो, ये देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मास पे इस पर डिपेंड नहीं है। ये हमने लॉ में पढ़ा है, इसके ला पढ़े हैं जब हमने, तो हमने देखा भी था, ये चीज़ स्पेसिफिक मेंशन कर रखी थी। तो इसका आंसर हो गया बी, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया कॉन्टैक्ट, एरिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार इन शॉर्ट डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, स्टॉप डिस्टेंस पे रुके, तो इसके ऑप्शन है देखो, अप्लाई द ब्रेक वेरी हार्ड सो दैट व्हील स्टॉप रोटेटिंग, है अप्लाई द ब्रेक हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लीपिंग, स्लीपिंग से भी प्रिवेंट होनी चाहिए, उतना ही लगाएं ताकि शॉर्ट डिस्टेंस हो, ये बी ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। डी में पंप द ब्रेक प्रेस एंड रिलीज, तो उससे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी। शट द इंजन ऑफ एंड नॉट अप्लाई ब्रेक, नहीं, तो बी ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा, अप्लाई द ब्रेक हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लीपिंग, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 देखो अब क्या कह रहे हैं, देखो किसी ऑप्शन को, कुछ ऑप्शन ऐसे ही हैं जिनको आप सिंपली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, इसका ये जनरल लाइफ से हमें पता भी है, नॉर्मल, ठीक है। कोई समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब ब्लॉक ए कैप्ट ऑन इंक्लाइन, देखो एक था, एक ब्लॉक है उसको रख दिया, वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाता है, फिर कोई अन्य ब्लॉक लिया बी, वो इंक्लाइन होता है 40 डिग्री पे। मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है, ये ब्लॉक 30 डिग्री पे दे दिया, ये ब्लॉक कोई 40 डिग्री पे दे दिया, ये 30 डिग्री मान लीजिए, ये 40 डिग्री पे, ए ब्लॉक का कोई वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाता है, बी 40 डिग्री पे होता है, तो किसका इफेक्ट होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा दोनों के लिए, क्या बता, दूसरा सरफेस रफनेस पे भी डिपेंड करेगा, ये थोड़ी बोला कि सेम है बॉक्स, कोई अन्य, द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक एंड इट इज़ फाउंड दैट इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लेशन था 40 डिग्री हो, तो वो उसके लिए 30 डिग्री पे हो जाता है, इसके लिए नहीं होता। तो हमने पता है ऑप्शन में दे रखे मासिस ग्रेटर लेस देन इक्वल, देखो मास पे तो डिपेंड नहीं करता, लेस हो ग्रेटर हो, ठीक है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑल द 3 आर पॉसिबल, इनमें से मास तो तीनों में कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकता है कोई भी, या कोई भी लेस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो ठीक है, इसका ऑप्शन डी आएगा आंसर, आंसर डी होगा, क्या होगा, ऑल द 3 आर पॉसिबल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव 1 का, क्वेश्चन नंबर 10, यहीं देख लेते हैं, एक ही तो क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 क्या कहता है, अब बॉक्स ऑफ मास m इज अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स और m डैश पे भी, तो इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, एक का म्यू और एक का म्यू प्राइम, विच ऑफ द फ्लोइंग केस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। देखो बॉक्स, अगर बॉक्स का फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमसे ज़्यादा है, हमारे जो जो हमारे शूज़ है, हमारे शूज़, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ ऑफ द बॉय एंड द फ्लोर, उससे अगर ज़्यादा है ब्लॉक में, तो हम क्या कर सकेंगे, उसको स्लिप नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, कब पॉसिबल नहीं होगा स्लाइड करना, देखो
तो इस क्वेश्चन में देखो, उसको स्लाइड करने के लिए इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्यों? देखो म्यू क्या है, लेस होना चाहिए म्यू प्राइम से। एम जो मास है ना कम है, देखो मास वो बॉक्स का वो है, वो बहुत ग्रेटर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस है मान लीजिए। फ्रिक्शन, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है उसमें फ्रिक्शन, और यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स है उसमें फ्रिक्शन। अब इसको स्लाइड करवाना है, तो देखो मास ऑफ बॉक्स ग्रेटर है मास से, तो इसके लिए पॉसिबल होगा इसको स्लाइड करवाना। फ्रिक्शन चलो ठीक है, इसका फ्रिक्शन कम है, लेकिन इतना फोर्स तो नहीं लगा पाएगा, तो ये ऑप्शन इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ए ऑप्शन इसका पॉसिबल नहीं होएगा, नहीं हो पाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बाकी ऑप्शन देख सकते हो, आपको ऑप्शन देख के क्वेश्चनों को ईजी से समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इनमें, कुछ क्वेश्चन में कि हमें दिक्कत आ रही तो आप इक्वेशन बना लो, सबके लिए अलग अलग, जिसमें इक्वेशन बना सकते हो। कुछ तो लॉजिकल होते हैं जिनको आप डायरेक्ट डील कर सकते हो। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव 1। लास्ट पार्ट रह गया हमारा ऑब्जेक्टिव 2। देखो हमने एक्सरसाइज कर ली है, ऑब्जेक्टिव 1 कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव 1 का, क्या कह रहा है? लेट एफ एंड एफ एन एंड एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन exerted by one surface on the other kept in contact if none of these is zero। इनमें से कोई जीरो नहीं हो तो फोर्स जनरली देखो, नॉर्मल फोर्स एफ किसके इक्वल होगा? वो नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? एफ एन का स्केयर, एफ एन स्केयर प्लस एफ का स्केयर, ये होगा। ठीक है, रिजल्टेंट। तब देखो इफ नन ऑफ दीज इज जीरो, कोई भी जीरो ना हो तो फोर्स ग्रेटर है नॉर्मल फोर्स से, ये हो सकता है। नॉर्मल फोर्स अगर लेस है एफ से, ये नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन ए, बी और डी होंगे, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होगा? देखो फोर्स इज इक्वल टू एफ एन स्केयर प्लस एफ स्केयर। ठीक है, अगर फोर्स ग्रेटर है तो मतलब फोर्स ग्रेटर हो सकता है एफ एन से होगा, फोर्स ग्रेटर हो सकता है एफ से होगा। फोर्स जो है वो ग्रेटर होगा एफ एन का स्केयर माइनस, मतलब एफ एन माइनस एफ एन एफ से, लेकिन वो एफ एन जो है वो ग्रेटर हो सकता है एफ से। नॉर्मल फोर्स ग्रेटर हो सकता है फ्रिक्शन से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना भी हाई नहीं होगा। तो अब इन ऑप्शन को देख सकते हो रिलेशन से डायरेक्ट, तो इसका आंसर होगा हमारा ए, बी और डी। थोड़ी बहुत इक्वेशन बनाओ और देखो क्या क्वेश्चन में लग रहा है, क्या बोल रखा है। क्वेश्चन को बुक से पढ़ो, समझो और सॉल्यूशन कर दो इसका। और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट के बाद क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडी। कंक्लूजन क्या कह सकते हैं इससे? तो देखो सबसे पहले तो फोर्स पता होनी चाहिए, एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू एन। द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स, वो इक्वल है नॉर्मल फोर्स के। तो मान लीजिए ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल है, तो बिटवीन द बॉडी वी कंक्लूड दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी इज जीरो। वो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, द सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। नहीं, नहीं हो सकता।
द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल्स दैट ऑफ फ्रिक्शन। जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल फोर्स का, ये नॉर्मल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, इक्वल थोड़ी होगा। द बॉडी में बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर। तो देखो ये हो सकता है, नॉर्मल है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होगा, तो इसका मतलब मान लो कोफिशिएंट फ्रिक्शन 1 दे रखा है तो एफ इज इक्वल टू एन हो जाएगा, नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है तो एफ किसके इक्वल होगा? नॉर्मल के। तो इसका मतलब क्या है? तो फ्रिक्शन तो है वहाँ, फ्रिक्शन लेस नहीं है, ठीक है। तो बॉडी में भी रफ हो सकती बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखो मैं बिल्कुल सारी चीज़ें आप बुक से देख सकते हो एज क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, बस इतना ही हो सकता है, आपके ऊपर है वो कितना करना कितना नहीं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। टू बॉडीज में फ्रिक्शन है, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर, फ्रिक्शन जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होना चाहिए काइनेटिक से, लेकिन लेस देन, नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस नहीं होना चाहिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो इसका बी और सी, बी सी डी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। चेक कर सकते हो इसको, आपके ऊपर छोड़ दिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखो, बता सकता हूँ कुछ भी नहीं है इसमें, आप पढ़ो, सारी पीछे स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ भी नहीं है, आप रिलेशन को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो अब। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर, अब ब्लॉक है इज प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर, रख दिया, एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मान लो फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ की डिफरेंट वैल्यू के लिए फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट किया, तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप, the graph is straight line parallel to the f-axis, the graph is straight line of slope 45 for small f and a straight line parallel to the f-axis for large f, and there is a small kink on the graph। बिल्कुल स्मॉल किंक होगा ग्राफ में, ठीक है। और जो ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ, और अगर ग्रेटर एफ हो गया एंड ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस फॉर लार्ज एफ, अगर फोर्स लार्ज है तो इसके पैरेलल होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। देखो इनका आप अच्छे से चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है, देखो फटाफट क्या है। कंसिडर ए व्हीकल गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं, एनी force by the air, the friction force on the vehicle by the road is towards east if the vehicle is accelerating, is 0 if a vehicle is moving with uniform, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0 इज 0, क्या होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड, वो 0 हो जाएगा, फोर्स नहीं लग रहा तो 0 होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज टूवर्ड्स ईस्ट इफ द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, हाँ बिल्कुल। देखो कंसीडर व्हीकल गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, तो नेग्लेक्ट एनी फोर्स बाय द एयर फोर्स हटा दो, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? व्हीकल एक्सेलरेट करेगी इज टूवर्ड्स ईस्ट इफ द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड के द्वारा ईस्ट में होगा, ठीक है। बाय द रोड बोल रहा है तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, बाय द रोड किस तरफ लगाएगी? ईस्ट की तरफ, ठीक है। इज 0 इफ द व्हीकल इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव रहा है तो रोड के द्वारा कितना होगा? 0 होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो ए और बी इसके आंसर हो गए।
मस्ट बी जहाँ पे मस्ट बी स्टेटमेंट है उनको बार बार सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादातर केसेस में वो आंसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। आप स्टेटमेंट को चेक कीजिए रिलेशन से, और कुछ भी नहीं है, कोई भी डाउट आए तो उसको पूछो कि इसको अच्छे से बताओ। मैं ट्राई करूँगा उसको अच्छे से बताने की। अगर कोई क्वेश्चन में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती, समझ में नहीं आता, कहीं कोई डाउट रह जाता है, ट्राई करेंगे। कई बार थोड़ी बहुत ट्रिक बताई जाती है कि इसको इस डायरेक्शन में ले, ताकि स्टेटमेंट को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के जो चैप्टर था 6th फ्रिक्शन, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और ऑब्जेक्टिव 1 और 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को आज स्टॉप करते हैं, क्योंकि एंड हो गया है चैप्टर का। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।